हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग यू। आज हम एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे जो कि शीर्षक है मित्र विहीन विश्व से निपटने में भारत की क्या कठिनाइयां हैं। यानी कि भारत के मित्र नहीं हैं और ऐसे भारत के मित्र विहीन राष्ट्र भारत को दूसरे देशों से निपटने में क्या कठिनाइयां हो सकती हैं। इसको लिखा है M.K. नारायणन ने, जो कि पूर्व खुफिया ब्यूरो के निदेशक भी हैं, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं और पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। राइट, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। भारत के लिए वैश्विक उभरती वास्तविकताओं के अनुरूप अपनी विदेश नीति को ढालने की चुनौती बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। राइट, 1930, 40 और 50 के दशक की परंपराओं में डूबे होने के कारण, यानी कि इनका कहना है कि हम 1940, 50 और 50 के दशक की परंपराओं में भी डूबे हुए हैं। वे वर्तमान वास्तविकताओं के साथ साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। हालांकि भारत की विदेश नीति को नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना एक अत्यावश्यक आवश्यकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन के साथ बहुपक्षवाद यानी कि मल्टीलेटरलिज्म या यहाँ तक कि विदेश नीति को आगे बढ़ाने के बहुपक्षीय तरीकों का कोई मतलब नहीं रह गया है। यानी कि जैसा कि ट्रंप यूनिलेटरल की ओर काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि भारत को अभी भी अपने पड़ोस और उसके आगे भी एक मित्रहीन प्रतीत होने वाली दुनिया के साथ व्यवहार करने के लिए आवश्यक लचीलापन दिखाना बाकी है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, भारत का विश्वासघाटा बढ़ता ही जा रहा है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यानी कि हमारे पड़ोसियों के साथ जो हमारा संबंध है, जो विश्वास है, वो लगातार घटता ही जा रहा है, जो हमें आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है। भारत के बारे में दृष्टिकोण क्या कहता है? एक स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि भारत अपनी विदेश नीति प्रतिष्ठान के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपनी भू राजनीतिक प्रासंगिकता खो रहा है। निस्संदेह श्री ट्रंप की आतिशबाजी स्थिति और बिगाड़ रही है। उनके द्वारा लगातार लक्ष्य बदलने से विदेश नीति प्रतिष्ठानों की ओर से अत्यधिक चुस्ती की स्पष्ट रूप से मांग है। वर्तमान में भारत की विदेश नीति के दिग्गज स्वयं को गतिहीन पा रहे हैं और राष्ट्रों के समूह में तेजी से अलग थलग पड़ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम स्वयं को इस कठिन परिस्थिति में पा रहे हैं। केवल अमेरिकी विदेशी नीति इसका कारण नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में और भी बहुत कुछ हो रहा है और भारत को स्थितियों और घटनाओं के मामले में तेजी से एक अलग के रूप में देखा जा रहा है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है और यह दुनिया की शीर्ष 5 आर्थिक शक्तियों में से एक है। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये हाल की 2 घटनाओं और इसे और स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? जहां एक और दुनिया एक नए गाजा शांति समझौतों का जश्न मना रही है, जो इस क्षेत्र की अशांत राजनीति में एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिसे मुख्यतः श्री ट्रंप और अमेरिका ने तुर्की, मिस्र, कतर और कुछ अन्य देशों के सहयोग से संचालित किया था। वहीं इस प्रक्रिया में भारत की अनुपस्थिति या बहिष्कार पश्चिम एशिया की राजनीति में उसकी बढ़ती अप्रासंगिकता को दर्शाता है। यानी कि चूंकि हमारा वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रतिनिधित्व था नहीं, जो कि इनका कहना है कि हम पश्चिम एशिया में अप्रासंगिक हो सकते हैं। तुर्की जैसे देश, जो भारत के प्रति कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं, को इस समझौते की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी, जो भारत की बढ़ती अप्रासंगिकता की ओर और बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। गाजा संघर्ष की समाप्ति और पश्चिम एशिया में शांति की वापसी के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सुलह समारोह में, जिसमें अधिकांश विश्व नेता मौजूद थे, भारत ने सबसे कम प्रतिनिधि भेजकर इस स्थिति को और भी जटिल बना दिया। दुनिया भर में बसे भारतीयों के लिए यह एक चेतावनी होनी चाहिए, जिसे जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये हमारे देश के नज़दीक एक महत्वपूर्ण घटना जहां भारत स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहा है, वह थी नेपाल में जनरेशन जेड की क्रांति, जो नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। इससे यह और भी स्पष्ट हो गया कि भारत की विदेश नीति में गहराई और विषय वस्तु दोनों का अभाव है, यहाँ तक कि जहाँ उसके महत्वपूर्ण हित दांव पर लगे हों। भारत की दहलीज पर हुई इस क्रांति का स्वरूप बांग्लादेश और इंडोनेशिया में पहले देखी गई युवा असहमति से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यह तथ्य कि भारत अपनी दहलीज पर हो रही उथल पुथल भरी घटनाओं के दौरान खुद को असहाय और एक मूक दर्शक के रूप में पाया, इस दृश्य के समझदार पर्यवेक्षकों को सचेत और ध्यान देने के लिए बाध्य करता है। आगे बढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं। हालांकि बहुत गंभीर विषय बता रहे हैं, जो कि आपको अगर एक एक लाइन में कोई बताना चाहे तो मुश्किल है, इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल क्यों पढ़ना चाहिए। सो आर्टिकल्स में लैंग्वेज होती है, कॉन्सेप्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें वो बताया जाते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। राइट,
इसके अलावा भारत को प्रमुख भूमिका से हटाने पर एक चिंताजनक रणनीतिक पहलू भी है, क्योंकि इस जगह को ऐसे देशों द्वारा भरा जा रहा है जो भारत के प्रति कम से कम शत्रुतापूर्ण तो नहीं है। तुर्की इसका एक उदाहरण है, क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इसे पाकिस्तान का पक्ष लेते देखा गया था। हाल ही में मिस्र और इराक जैसे देशों के साथ तुर्की पश्चिम एशिया में सुर्खियों में था, जबकि श्री ट्रंप पूरे पश्चिम एशिया में आशीर्वाद का प्रचार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक के विरुद्ध आक्रामकता को दोनों के विरुद्ध माना जाएगा, जिससे भारत की उस क्षेत्र में एक अलग पहचान की स्थिति और पुष्ट होती प्रतीत होती है, जहां पहले भारतीय प्रभाव सर्वोपरि था। अब यह दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति ने इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अनेक उतार चढ़ावों और समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त कुशलता और लचीलेपन का प्रदर्शन नहीं किया है। यानी कि हमें सिर्फ इन आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब सिर्फ भारत की विदेश नीति की प्रशंसा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन पक्षों को भी देखना चाहिए जिन्हें हम नहीं छू पा रहे हैं या जिनसे हम बाहर हो रहे हैं। राइट। सो सिर्फ हमको प्रचार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि आलोचना भी देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। भारत आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। अपने निकटवर्ती पड़ोस में अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष भारत के उत्तर पश्चिम के एक बड़े क्षेत्र में या बड़े हिस्से में शांति के लिए खतरा बना हुआ है। भारत अफगान तालिबान द्वारा पाकिस्तानी शहरों पर किए गए हमलों को प्रतिशोधात्मक न्याय के रूप में देख सकता है, लेकिन यह आदूरदर्शिता होगी। कैसे? जब से फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पाकिस्तान में सत्ता की बागडोर प्रभावी रूप से संभाली है, तब से भारत और इस क्षेत्र के लिए पाकिस्तान का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी ड्रैगन के दांत तोड़ने की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान की पीठ पर अफगान तालिबान के हमलों से संतुष्ट होना ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सकता है। भारत का प्रयास इस बात पर होना चाहिए कि कैसे एक ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाए जहां युद्ध अंतिम विकल्प बना रहे। राइट। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए ये। आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं कि भारत के बाकी पड़ोस देश भी उथल पुथल में हैं। भारत के राजनयिकों के सामने चुनौती यह है कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों जिन्हें वर्तमान में भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण माना जाता है, को कैसे अपने कदम पीछे खींचने के लिए राजी किया जाए और भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने को उनके लिए सार्थक बनाया जाए। भारत श्रीलंका संबंधों को एक रहस्य में लिपटी पहेली की तरह देखा जा रहा है। हालांकि बाहरी तौर पर भारत श्रीलंका संबंध एक समान स्तर पर है, लेकिन चीन जैसे देशों की स्थिति को बिगाड़ने की अंतर्निहित क्षमता को कम करके आंकड़ा एक भूल होगी। राइट। आगे बढ़ते हैं। चीन के संदर्भ में भारत की कूटनीति भले ही प्रगतिशील कार्य जैसी लगे, लेकिन यह मतभेदों को दूर करने का एक प्रयास ज़्यादा प्रतीत होता है। यह विशेष रूप से उस संदर्भ में सच है जिसे वर्तमान भारत चीन भाईचारा कहा जा सकता है। तियानजिन अगस्त 2025 के बाद से भारत के राजनयिक हलकों में और संभवतः राजनीतिक प्रतिष्ठान के भीतर भी जून 2020 के गलवान प्रकरण को लंबे समय से चले आ रहे चीन भारत संबंधों में एकमात्र छोटी सी घटना मानकर नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रही है। यानी कि हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं एक छोटी की घटना के होड़ में। लंबे से समय से चली आ रही तेजी से बढ़ती चीन भारत सीमा समस्या की अवास्तविकताओं को नज़रअंदाज करने की यह तत्परता यह धारणा देने के लिए प्रतीत होती है कि शांति निकट है। हालांकि जमीनी स्तर पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बदला है और मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य आदान प्रदान में स्पष्ट रूप से स्पष्टता का अभाव है। राइट। चीन के साथ संबंध पे थोड़ा नज़र डालते हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर, खासकर उसकी कूटनीतिक चालों पर भारतीय चीन की अस्पष्ट सोच को शायद ही कभी समझ पाए हैं। भारत चीन संबंध आज उस दौर में नहीं लौटे हैं जो 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेहद सफल चीन यात्रा के बाद था। इसलिए भारत को सतर्क रहने की पूरी ज़रूरत है। भारत के लिए स्वीकार करना ही बेहतर होगा कि चीन एक ऐसी पहेली है जिसे आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पूर्ववर्तियों देंग शियाओपिंग और हु जिनताओ की तुलना में बहुत कम राजनेता हैं और भारत शी के चीन के साथ अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरत सकता। राइट। आगे बढ़ते हैं। चीन और अमेरिका निस्संदेह वर्तमान में टैरिफ के मुद्दे पर बिल्ली और चूहे के खेल में लगे हुए हैं और शी की चाल अर्थात दीर्घकालिक लाभ के लिए तत्काल और ठोस रियायतें, जिसमें अमेरिका को दुर्लभ पृथ्वी सामग्री यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात को पुनः शुरू करने के संबंध में समझौते करना शामिल है। संभवतः भारत के लिए अनुसरण या अपनाने योग्य मॉडल नहीं हो सकता। यानी कि चीन ने पहले रोक दिया था, अभी उसने फिर से समझौते किए हैं कि हम रेयर अर्थ मिनरल का जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा भारत को इस बात पर भी चिंतित होना चाहिए कि चाहे वह मित्रवत हो या ना हो, चीन भारत के पूर्व में स्थित अधिकांश क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने और भारत के प्रभाव को कम करने के लिए कुटिल तरीके अपना रहा है, जिसमें एक स्तर पर छोटे व्यवसायों का प्रसार और दूसरे स्तर पर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, साइबर स्पेस में अपनी उपस्थिति बढ़ाना शामिल है। भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है और यह बात तेजी से स्पष्ट होती जा रही है कि जैसे जैसे दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अमेरिका का प्रभाव कम होता जा रहा है और एशिया के बड़े हिस्से में यह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के नेतृत्व वाली एक नई व्यवस्था उभर रही है। यानी कि चूंकि अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है तो चीन लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, राइट। इसीलिए इस लेख को एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। इस पुरानी कहावत को दोहराना जरूरी है कि सतत सतर्कता ही आज़ादी की कीमत है। सतत सतर्कता ही आज़ादी की कीमत है, यानी कि आपको लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत का भविष्य सुनिश्चित है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए कितना प्रयास किया जाता है। यह चीन, पश्चिम, फारसी, अरब और बरसों से चले आ रहे लोकतंत्र के अन्य रूपों से बिल्कुल अलग और भिन्न है। सो आई होप आपको यह आर्टिकल समझ में आया होगा। कितना डीप, कितना गहरा मैसेज है इसमें। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे नेक्स्ट डे। थैंक यू।